Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi and welcome to Magnet Brains. सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमारी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग का जो चैप्टर 2 है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे थे सेम चैप्टर के। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होंगे वो, और उसके पहले हम लोगों ने जो फुल चैप्टर रिवीजन था यही सेम चैप्टर का वो देखा था। आई होप सो कि आप लोगों ने इसके पहले के ये दोनों लेक्चर्स देखे हैं, मतलब कि ये चैप्टर जितना अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ा है उतना आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस गिवन है, आंसर्स इसके गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम जो है इनके आंसर्स बताने वाले हैं कि इस हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर रिसिप्ट। ठीक है, क्या करना है हमें, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर रिसीट के बीच में डिफरेंस बताना है। ट्रांसफर रिसीट क्या है, वही ट्रांसफर इनकम, राइट। ट्रांसफर रिसीट जो कि मतलब कि ऐसी इनकम जो कि आपने अर्न की है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ओके, जो हमें बिना कोई काम किए जो इनकम हम लोग अर्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, राइट। और वो इनकम जो कि जिसके लिए हम कुछ काम करते हैं तब जाकर हम वो अर्न करते हैं उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ओके, ये दोनों चीजें होती है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम की। अब हमें करना क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो डिफरेंस बताने के लिए हम क्या क्या बेसिस पॉइंट्स लेने वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं, जो एकदम जिस पॉइंट के बेसिस पर आप लोग डिफरेंशिएट करने वाले हो, अगर वो आपको पता होते हैं तो आप इजीली किसी भी जो हम बोलेंगे किसी भी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बेसिस पॉइंट नहीं पता होता है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड बीइंग इन 12th स्टैंडर्ड, अगर आप बिना बेसिस पॉइंट अगर कोई भी डिफरेंस कर रहे हो, किसी भी दो आइटम्स या तीन आइटम्स के बीच में डिफरेंशिएशन बता रहे हो विदाउट बेसिस पॉइंट, तो आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट है। ओके, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको क्या करना है, आपको बेसिस पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऐसा भी होता है कि आप लोग बोलोगे मैडम हमें जो है बेसिस पॉइंट याद नहीं रहते, तो आप खुद भी बना सकते हो उन्हें। ठीक है, कैसे बनेंगे ये समझ लेते हैं हम, और क्या इन दोनों का डिफरेंस होने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों टर्म्स है सबसे पहले तो इनका क्या कर देंगे, हम मीनिंग बता देंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट बेसिस पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, मीनिंग। सो फैक्टर इनकम, इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय factors of production for rendering factor services in the production process। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या है, ये वो इनकम है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है। क्यों, बिकॉज उन्होंने कुछ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए तो उसके रिटर्न में। ओके, सिंपल सा मतलब है कि जब हम जो काम कर रहे हैं अगर वो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में रिजल्ट कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, मतलब कि उसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विस, और उस फैक्टर सर्विस के रिटर्न में जो हमें इनकम अर्न होती है उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। ओके, फिर आता है ट्रांसफर रिसीट। तो ट्रांसफर रिसीट क्या हो गया, जो ट्रांसफर इनकम होती है वो, सो इट रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। ठीक है, जो ट्रांसफर रिसीट है वो क्या है, ये वो इनकम है जो कि बिना कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए मिलती है। ओके, जैसे कि आपका फैक्टर इनकम में आप ले सकते हो एग्जाम्पल, सैलरी, मैंने काम किया है किसी के लिए तो वो मुझे सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रांसफर रिसीट क्या हो गया कि हमारे घर पे रिलेटिव्स आए, वो हमें जो है मनी देके चले गए, राइट। ऐसे ही हम लोग कहीं जाते हैं किसी रिलेटिव के यहाँ, या हमारे घर पे कोई रिलेटिव आता है तो हमें ऐसे ही मनी देके चले जाते हैं, राइट। तो वो क्या है, वो है ट्रांसफर इनकम। ठीक है, एनी काइंड ऑफ गिफ्ट्स, ये क्या है, ट्रांसफर इनकम। जो हमने किसी कोई काम नहीं किया उनका, फिर भी वो हमें जो है मनी दे रहे हैं या कोई भी काइंड ऑफ गिफ्ट दे रहा है कोई हमें, तो वो होता है आपका ट्रांसफर रिसीट। ठीक है, फिर नेचर क्या है, नेचर मतलब कि क्या ये इंक्लूड होते हैं आपके नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में। तो अगर फैक्टर इनकम की बात करें तो फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होती है और डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन में भी इंक्लूड की जाती है, राइट। इट मीन्स जो फैक्टर इनकम है
वो आपकी दोनों नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होती है। वहीं हम बात करें ट्रांसफर इनकम की, तो ट्रांसफर इनकम इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। जो आपकी ट्रांसफर रिसीट या ट्रांसफर इनकम हम जिसे बोलते हैं, वो ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी, ठीक है। बिकॉज नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम जो होते हैं वो हमें पूरा जो आपकी कंट्री में एक्चुअल में काम कितना हो रहा है उस चीज को शो करते हैं। तो ये जो इनकम है ये बिना किसी काम के जो है वो रिसीव कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, फिर आता है कंसेप्ट। सो इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट। ये क्या है? फैक्टर इनकम क्या है? ये एक अर्निंग कंसेप्ट है, मतलब कि हमने जो है फैक्टर इनकम हम अर्न करते हैं। ओके, ये हम कमाते हैं खुद, ठीक है। हमें ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं दे रहा है, या हमें ऐसी फ्री फोकट में कोई भी नहीं दे रहा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम उस इनकम को अर्न कर रहे हैं। तो इसलिए फैक्टर इनकम को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ अर्निंग कंसेप्ट, ठीक है। और जो हम ट्रांसफर रिसीट है, ये क्या है? इट इज अ रिसीट कंसेप्ट, मतलब कि ये बस हम रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पर हम अर्न नहीं कर रहे हैं, राइट। ये हमने जो है कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की इस इनकम को पाने के लिए, ये हमें ऐसे ही मिली है, ये इसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक रिसीट कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों डिफरेंसेस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर रिसीट। फिर आता है रेसिप्टेंट। फैक्टर इनकम को कौन रिसीव करता है एंड ट्रांसफर इनकम को कौन रिसीव करता है? तो फैक्टर इनकम सीधा सीधा हमें क्या बोलता है कि फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड की जाती है फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा क्या नेम आया है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट मींस जो फैक्टर इनकम होती है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है, ठीक है। तो इसके जो रेसिप्टेंट है इसमें क्या आएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। तो फैक्टर इनकम में क्या याद रखना है कि वो कौन रिसीव कर रहा है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं हम ट्रांसफर रिसीट की बात करें, सो इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। जनरली ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट ही रिसीव करते हैं, बट जनरली कौन रिसीव कर रहा है? हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। हाउस होल्ड किस फॉर्म में रिसीव कर रही है? हाउस होल्ड ये हम देखें कोई भी गिफ्ट, कोई भी ग्रांट्स, ठीक है, कोई सब्सिडीज है गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये सब क्या है? ये सब है आपकी ट्रांसफर रिसीप्ट। गवर्नमेंट किस फॉर्म में रिसीव करती है? टैक्सेस के फॉर्म में। गवर्नमेंट जो है टैक्सेस हाउस होल्ड से भी चार्ज कर रही है, टैक्सेस जो है वो फर्म से भी चार्ज कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो एक हम बोलेंगे कि काफी मेजर रिसिप्टेंट है ट्रांसफर इनकम की या ट्रांसफर रिसीट की, ठीक है। तो जनरली हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट रिसीव करते हैं ट्रांसफर इनकम को, बट ये हमने जनरली बोला है, लेकिन हम ये भी बोलेंगे कि फर्म्स जो है वो भी रिसीव करती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड की है फर्म्स को, इंडस्ट्रीज को, तो वो क्या हुई? वो हुई उनकी ट्रांसफर रिसीट, ठीक है। तो इस फॉर्म में गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड फर्म्स ये सब लोग जो है वो रिसीव करते हैं। लेकिन फैक्टर इनकम में हमें स्पेसिफिकली क्या बताना है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंडर आएगा वो सारे लोग जो है फैक्टर इनकम रिसीव करेंगे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या लिया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज है, तो लैंड क्या हुआ? रेंट। लेबर क्या हुआ? लेबर को क्या मिला? वेजेस मिले। कैपिटल को इंटरेस्ट मिला और एंटरप्राइज को क्या मिला? प्रॉफिट, ठीक है। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये हुए कुछ एग्जाम्पल्स हमारे फैक्टर इनकम के। वहीं अगर हम देखें ट्रांसफर रिसीट के, तो इनके क्या एग्जाम्पल्स होंगे? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मिलती है डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, ओके। अब स्कॉलरशिप, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपने उसके लिए कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, राइट। तो ये क्या है? ये एक ट्रांसफर रिसीट है, ट्रांसफर इनकम हम इसे बोल सकते हैं। ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा, जो बिना कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किए जो इनकम हम रिसीव कर रहे हैं वो क्या हो गई? वो हो गई आपकी ट्रांसफर रिसीट या ट्रांसफर इनकम, ठीक है। आई होप सो कि फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम
का जो दोनों का मतलब है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो हम लोगों से जो है डिफरेंस पूछा गया था, हम लोगों ने डिफरेंस बता दिया। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस है इसे आप कभी भी पैराग्राफ के टाइप में मत लिखना। जब डिफरेंस पूछा जाता है ना, तो प्रॉपर टेबल हमें ड्रॉ करना है। प्रॉपर टेबल ड्रॉ करके जो हमें प्रॉपर जो बेसिस है वो भी देने होते हैं, और फिर उसका जो बेसिस जो लिया हमने टू डिफरेंशिएट, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें उसके अकॉर्डिंग जो है हमें दोनों आइटम्स के बीच में डिफरेंशिएशन करना होता है। ओके, सो दिस वाज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर रिसीट के बीच का डिफरेंस। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स, गिव एग्जांपल्स और एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, गिव सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच का डिफरेंस बताना है। जैसे अभी हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच का डिफरेंस बताया, उसी वे में हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया है गिव एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स के साथ में हमें जो है डिफरेंस बताना है। ठीक है, और मतलब कि या तो आप इसको सॉल्व करोगे या फिर आप इसको सॉल्व करोगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, गिव सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, या तो हमें ये डिफरेंस बताना है या फिर हमें ये बताना है कि जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स हैं, इनमें हम जो है क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब कि किसके बेसिस पर हम बताते हैं कौन सा गुड इंटरमीडिएट है और कौन सा फाइनल गुड है। ठीक है, इसमें भी जो है हमें सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ में बताना है। नाउ आप लोगों को अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में कि और वाले हैं, तो उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है, जो भी आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो, जिसके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज हो, उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एट प्रेजेंट मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताने वाली हूँ। पहले हम देखेंगे जो डिफरेंस है इनके बीच में, और फिर हम देखेंगे जो बेसिस है फॉर क्लासिफाइंग गुड्स, वो हम देखेंगे। ठीक है, इट मीन्स कि मैं आप लोगों को ये दोनों आंसर सॉल्व करवाऊंगी, बट आपको ऐसा ज़रूर ध्यान रखना है कि इफ एग्जाम में कभी पूछा जाए और टाइप के क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ओके, सो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला जो बेसिस लिया है हमने वो क्या है, मीनिंग। ठीक है, मीनिंग से जो है दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे सबसे पहले। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिंपल और जो हमेशा याद रहता ही है वो बेसिस है। ये बेसिस पॉइंट जो होता है, ये हम हर एक जो काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन है उसमें हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसका मीनिंग क्या बताया, फाइनल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स which are used either for consumption or for investment। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें कि हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब कि वो गुड्स जो कि पूरा उसमें प्रोसेसिंग हो चुकी है, पूरा जितना भी उसमें हमें प्रोडक्शन करना था हमने कर लिया है, अब हम लोग जो है उससे फाइनली यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो एंड गुड्स होते हैं जो कि हम लोग यूजुअली कंज्यूम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। ओके, एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब कि वो गुड्स जो कि जिसमें कि और फर्दर प्रोसेसिंग होती है, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, सो इंटरमीडिएट गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर used either for resale or for further production in the same year। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिसे हम रीसेल के लिए यूज कर रहे हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने जो है शुगर को यूज किया है फॉर मेकिंग स्वीट्स। ठीक है, तो हमारा फाइनल गुड क्या है, स्वीट जो है वो हमारा फाइनल गुड है, और जो उसमें शुगर यूज हुई है वो क्या है, वो है इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो जो शुगर है वो अगर हम ऐसे देखें तो फाइनल गुड भी तो होता है, हम शुगर को डायरेक्टली भी कंज्यूम करते हैं, राइट, और वही सेम शुगर इंटरमीडिएट गुड बन गई अगर उसमें और फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है तो। ठीक है, तो आपका जो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड है वो बेसिकली उसका जो एंड यूज होता है उसके बेसिस पर हम बताते हैं कि कौन सा गुड फाइनल गुड होने वाला है और कौन सा
गुड इंटरमीडिएट गुड होने वाला है। ओके तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि फाइनल गुड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे और इंटरमीडिएट गुड को कैसे करेंगे। पर जब आप इसका मीनिंग बताओगे तो आप क्या बताओगे, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज किए जा रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जा रहे हैं। एंड इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो हमने परचेज किया उसको रीसेल करने के पर्पज से या फिर उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करने के पर्पज से, ठीक है, मतलब कि और फर्दर प्रोडक्शन में वो यूज हो रहा हो उस पर्पज से किए हो, ठीक है। सो ये होता है आपका इंटरमीडिएट गुड। फिर नेचर, नेचर मतलब क्या कि ये किस में इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होते हैं या नहीं होते हैं। सो जब हम फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं तो फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। जो फाइनल गुड्स हैं उनको हम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड कर रहे हैं और उनको हम डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो ना तो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे इंटरमीडिएट गुड्स आपके डोमेस्टिक या नेशनल इनकम में, बिकॉज जो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने शुगर का एग्जाम्पल लिया, मान लो एक स्वीट जो है वो आपको मिल रही है 540 रुपीज पर केजी में, ठीक है। इसमें जो शुगर यूज हुई है, ठीक है, शुगर क्या हो गया, इस स्वीट का एक रॉ मटेरियल हो गया है ना, क्योंकि उसके हेल्प से स्वीट बना है। तो जो आपका इंटरमीडिएट गुड था शुगर, शुगर की वैल्यू मान लीजिए, शुगर जो यूज की है वो मान लीजिए 200 रुपीज की यूज हुई है, ठीक है। कितने की हुई है, 200 रुपीज की यूज हुई है। तो अब ये जो 540 रुपीज है स्टूडेंट्स, इस 540 में क्या क्या इंक्लूडेड है, इस 540 रुपीज में सारे रॉ मटेरियल जितने भी यूज हुए सबकी वैल्यू इंक्लूडेड है। उसके बाद में पूरा जो उस स्वीट को बनाने में जितना भी खर्चा लगा वो सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। इस 540 रुपीज में ये 200 रुपीज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर जब ये 200 रुपीज ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है तो मुझे उसे सेपरेटली जो है सेपरेटली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। तो इसलिए हम जो है इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। देखो अब जो आपकी नेशनल इनकम होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है, आपका जो जीडीपी होता है वो आपको बताता है कि जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन योर कंट्री इन अ ईयर, ठीक है। तो मान लो हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ ये स्वीट ही बनी है, 1 kg ऑफ स्वीट का प्रोडक्शन हुआ है सिर्फ, जो कि 540 रुपीज की है, ठीक है। तो जो हमारा जीडीपी जैसे हम कैलकुलेट करते हैं उस हिसाब से हमारा जीडीपी कितना आएगा, 540 रुपीज का आएगा, ठीक है, जब हमने सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया। अब मान लो मैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स को अलग अलग इंक्लूड कर रही हूँ, तो इसमें जो इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड हुआ ये शुगर 200 की, तो ये 200 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसने हमारा जो जीडीपी वो कितना बना दिया, 740 बना दिया। क्या 740 सही है, नहीं है, राइट। ये एक हम बोलेंगे कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है या मिस कैलकुलेशन हुआ है, ये हमें जो है पूरा डिफरेंट पाथ पर लेकर जा रहा है, जबकि एक्चुअल हमारा 540 लेकिन 740 हमें जीडीपी दिख रहा है, जिससे कि हमें जो है गलत इन्फॉर्मेशन पता चली, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर लिया गया, राइट। अब अगर इसे हम इंक्लूड नहीं करते तो ये सही आंसर आता, और इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो होती है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में होती है, ठीक है। अगर हम उसे इंक्लूड कर लेते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाती है, ठीक है। ये जो डबल काउंटिंग है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज ये यूजुअली क्वेश्चंस में पूछी जाती है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है। तो इफ अगर हमने डबल से इसको इंक्लूड किया तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगा, मतलब कि डबल डबल जो है वैल्यू ऐड हो गई है या काउंट कर ली गई है, ठीक है। इसलिए जो है हम इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, ओके। आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर आता है वैल्यू एडिशन। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू एडिशन, मतलब कि और कितनी वैल्यू को ऐड करना है हमें। देखो सिंपल सी चीज है, शुगर एंड स्वीट, दो एग्जाम्पल लिया था हमने। शुगर क्या था, शुगर था इंटरमीडिएट गुड
एंड स्वीट था हमारा फाइनल गुड, ठीक है। इस शुगर ये 200 रुपए की थी, राइट, ये 200 रुपीज की थी। इस शुगर में और वैल्यू को ऐड किया गया, मतलब कि इस शुगर में जो है और प्रोसेसिंग की गई और इस शुगर को कितने का बना दिया हमने, 540 का बना दिया, बिल्कुल बना दिया। ये जो 200 रुपीज में शुगर सेल होती, वो शुगर ही, वो जो सेम शुगर इसमें है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 540 हो गई, राइट। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वहीं से आ रहा है कि ये 200 रुपए का सामान जो है उसको हमने और प्रोसेसिंग करके हमने उसको 540 में चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें जरूर हमने जो है और फर्दर प्रोडक्शन किया है, उसमें और प्रोसेसिंग की है, लेकिन हमने इसमें वैल्यू तो ऐड की ना। ये सिर्फ और सिर्फ शुगर जो थी वो 200 में जाती है और उस शुगर का जब हमने स्वीट बना दिया तो वो 540 में जा रहा है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर वैल्यू को ऐड किया है, ओके। तो इट मीन्स ये जो इंटरमीडिएट गुड है, राइट, शुगर इंटरमीडिएट गुड है, तो इस इंटरमीडिएट गुड में और क्या होती है, वैल्यू का एडिशन होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। वही हम बोले फाइनल गुड, ये फाइनल गुड है, ये तो डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अब हम जब अगर किसी एक स्वीट शॉप पर जा रहे हैं तो हम जो है स्वीट को खरीदेंगे, तो ये थोड़ी ना बोलेगा कोई भी एक जो सेलर होगा कि नहीं अभी हमें जो है इसमें और प्रोसेसिंग करनी है। अगर और प्रोसेसिंग करनी होती तो वो फॉर सेल रखते ही नहीं, उन्होंने रखा है मतलब कि उसकी पूरी जो प्रोसेसिंग है वो हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो स्वीट है, क्या इसमें और वैल्यू का एडिशन हुआ, नहीं। ये स्वीट 540 की और ये 540 ही इसे मिल रहा है। तो जो फाइनल गुड होता है उसमें और फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होता है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही जो है वो एकदम जितनी भी वैल्यू को ऐड करना था हमने कर दिया और वो एकदम एंड यूज बन चुका है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या हो रहा है, वैल्यू का एडिशन हो रहा है, लेकिन फाइनल गुड्स में नहीं होता है, ठीक है। So they are ready for use by their final users, that is no value has to be added to the final goods, ठीक है। ये जो है ये ready to use रहते हैं उनके final users के लिए, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इनमें कोई भी वैल्यू के एडिशन की जरूरत नहीं है, ओके। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, दैट इज सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो रेडी फॉर यूज गुड्स नहीं है, मतलब कि इनमें क्या कर रहे हैं, इनमें अभी जो है और कुछ वैल्यू को ऐड करना बाकी रहता है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन बाउंड्री, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ चुके होते हैं, राइट। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, एक बाउंड्री है जो आपको शो कर रही है कि इसके जब तक आपके गुड इस बाउंड्री के अंदर अंदर है तब तक उनमें और प्रोसेसिंग या और प्रोडक्शन चल रहा है। और वही सेम चीज जब हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक गुड जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर अगर आ गया तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है। इट मीन्स अब उसमें और कोई प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो ये डिफरेंस होता है। तो जो फाइनल गुड होता है उसमें हमें और प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होती है ना, तो इसका मतलब कि क्या है कि वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होता है, ठीक है। तो योर फाइनल गुड के में अगर हम बोल रहे हैं तो दे हैव क्रॉस्ड दी प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। जो फाइनल गुड्स है उन्होंने क्या किया, क्रॉस कर लिया है प्रोडक्शन बाउंड्री को। और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं दे आर स्टिल विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है, वो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होते हैं, ठीक। फिर एग्जाम्पल्स अगर हम ले इसके, तो एग्जाम्पल में क्या लिया है, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, कार परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मिल्क को परचेज किया है हाउस होल्ड ने, किस पर्पज से, कंजम्पशन पर्पज से, तो वो हुआ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और वही मिल्क जो है, मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल, ठीक है, वही जो सेम मिल्क है वो एक डेयरी शॉप वाले ने खरीदा है फॉर रीसेलिंग पर्पस, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट, बिकॉज उसे रीसेल कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो होगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, ये जो है फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये होंगे इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। सो आई होप कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का जो डिफरेंस है यह आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ओके। तो यहाँ पर जो है हमने अपने क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला पार्ट था, ठीक है, वो कंप्लीट कर लिया। अब उसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था और करके
कि आपका किस बेसिस पर जो हो आप क्लासिफाई करोगे गुड्स को एज इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स, राइट। तो वो भी हम देख लेते हैं। आपको जो आंसर ज़्यादा अच्छा लगे या आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगे आंसर करने में, आप उस क्वेश्चन को आंसर करें। आपको दोनों क्वेश्चन को आंसर नहीं करना है, बिकॉज आपका जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस फॉर्म में और फॉर्म में पूछा। इट मीन्स ईदर यू हैव टू आंसर द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन, दोनों में से एक ही आंसर करोगे। अगर आपने दोनों को आंसर कर दिया तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो जो आपने फर्स्ट आंसर लिखा होगा उसी को सही आंसर मानेंगे, ठीक है, सेकेंड वाले को नहीं सही मानेंगे। मतलब कि वो जो मार्क्स देंगे आपको वो फर्स्ट वाले आंसर के अकॉर्डिंग देंगे। तो ये मत सोचना है कि हमको ना थोड़ा थोड़ा दोनों आता है तो दोनों लिख देते हैं, दोनों पे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मार्क्स आपको एक ही पर्टिकुलर आंसर पे मिलेंगे, और अगर आपने दोनों आंसर लिखे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि आपको जो मार्क्स है वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिस फॉर क्लासिफाइंग गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। The distinction between intermediate goods and final goods is made on the basis of the use of the product and not on the basis of product itself, ठीक है। जो basis है for classifying goods as final और intermediate वो किस पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है उस प्रोडक्ट के यूज पर, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो शुगर है वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट होती है, मैं नहीं बोल सकती हूँ ऐसा, बिकॉज वो शुगर को कौन कैसे यूज कर रहा है उस पर डिपेंडेंट है कि वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था, शुगर अगर मैं डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज कर रही हूँ तो वो होगा फाइनल प्रोडक्ट, और अगर वही सेम शुगर को मैंने किस में यूज किया था, स्वीट बनाने में, तो वो क्या हुआ था, वो हुआ था इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, राइट। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो एंड यूज है आपके प्रोडक्ट का उस पर डिपेंडेंट है कि हम उसे इंटरमीडिएट बोलेंगे या फाइनल बोलेंगे, ओके। किसी भी प्रोडक्ट पर बेस्ड नहीं होता है, किसी भी प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता है कि क्या आपका प्रोडक्ट इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल हमने अभी देखा था मिल्क वाला, तो मिल्क इफ हाउस होल्ड यूज कर रहा है फॉर कंजम्पशन तो वो क्या हो गया था, फाइनल हो गया था। और वही सेम जो मिल्क है वो एक डेयरी शॉप वाले ने परचेज किया था फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो वो क्या हुआ, वो हुआ था आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता है कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। जो आपका ये पूरा प्रोसेस है इंटरमीडिएट या फाइनल का, वो डिपेंडेंट होता है ऑन द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, और ये जो है आप याद भी रखोगे कि जो आपका प्रोडक्ट का यूज़ होता है उस पर डिपेंडेंट होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, ओके। A commodity can be an intermediate good as well as final good depending upon its nature of use, ठीक है। एक सेम कमोडिटी जो है वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है और वो फाइनल भी हो सकती है, ओके। इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है और फाइनल गुड भी हो सकती है। किस पर डिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है उसके नेचर ऑफ यूज पर, उसको कैसे यूज किया जाता है उस पर डिपेंडेंट है कि वो प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ओके। For example, sugar is an intermediate good when it is used by a sweet shop for making sweets. However, if it is bought by the consumers, then it becomes a final good, ठीक है। अगर वो जो शुगर है वो इंटरमीडिएट गुड कब हुई, जब उसने जो एक स्वीट मेकिंग शॉप है उसने यूज करा फॉर मेकिंग स्वीट्स, और वही सेम जब एक किसी कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम किया उसके फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द सेम ईयर, इफ दे रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर देन दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, ठीक है। जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो 1 साल में फुली यूज हो जाते हैं। अगर वो 1 साल से ज़्यादा आपके पास में रखे हैं, आपने उसका यूज नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर शुगर का एग्जाम्पल है, तो ये जो स्वीट मेकिंग कंपनी है या जो एक शॉप है, स्वीट शॉप है,
जो कि स्वीट्स बनाती है, अगर उन्होंने उस शुगर को 1 साल के अंदर अंदर यूज नहीं किया तो वो जो शुगर है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी फाइनल गुड में। मतलब कि 1 साल से ज्यादा अगर वो रखी हुई है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। बट उसमें कंडीशन क्या है, 1 ईयर की कंडीशन है, ठीक है। तो 1 साल से पहले अगर यूज हो गया तो वो इंटरमीडिएट हो गया, इफ अगर 1 साल से तक यूज नहीं किया उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को तो वो हो जाता है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये जो बेसिस फॉर क्लासिफाइंग गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। मतलब कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें जो हमसे दोनों क्वेश्चंस पूछे गए थे वो दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है और जो आपका बेसिस फॉर क्लासिफाइंग गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स है ये क्या है, ठीक है। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन परचेज्ड इज ऑलवेज अ फाइनल गुड, डू यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। अब क्या बोला हमें कि जो मशीन को परचेज किया गया है क्या वो हमेशा फाइनल गुड ही होगा, अगर हाँ तो उसके लिए आपको आंसर्स देने, अगर ना तो उसके लिए भी जो आपको रीजंस देने, सॉरी ठीक है, जो हाँ बोल रहे हो तो भी रीजन दो और ना बोल रहे हो तो भी रीजन दो कि मशीन अगर जो है वो अगर हमेशा फाइनल गुड कहलाएगी तो क्यों कहलाएगी, और इफ जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फाइनल गुड ही कहलाए तो ये क्यों होगा, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हुआ, नो, it is not necessarily that machines purchased is always a final good. At one place it may be an intermediate good, at the another place it may be a final good, ठीक है। जो machines हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो फाइनल गुड ही कहलाए, वो कभी फाइनल गुड भी हो सकती है और कभी इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है। अब वो भी किस पर डिपेंडेंट होगा, वो भी डिपेंडेंट होगा जो उसका एंड यूज है उस पर, ठीक है। जैसे कि हर एक प्रोडक्ट का जो एंड यूज होता है उसको देखकर हम बताते हैं कि वो फाइनल है या वो आपका फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। तो सेम वे में जो मशीन्स हैं वो उसमें भी हम क्या बताएंगे, उसका जो यूज है उसके बेसिस पर बताएंगे कि या वो फाइनल गुड है या वो इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अ रेफ्रिजरेटर bought by a shopkeeper for resale or by a retailer for cold drink is an intermediate good, while as the same bought by the household is the final good, ठीक है। अगर एक रेफ्रिजरेटर एक शॉपकीपर वाले ने खरीदा है फॉर रीसेलिंग, अगर उसको एक कोई शॉप है जो कि आपके मशीन्स में ही डील करती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ही डील करती है, तो उन्होंने वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसे बेचना है फॉर रीसेलिंग पर्पस, अगर वो उसको परचेज कर रही है तो वो क्या होगा, वो होगा इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। लेकिन वही सेम रेफ्रिजरेटर जब एक हाउस होल्ड ने परचेज किया है फॉर कंजम्पशन, उसके घर में यूज के लिए, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो मशीन्स होती है उसके भी एंड यूज पर डिपेंडेंट है कि वो फाइनल गुड होगा या वो इंटरमीडिएट गुड होगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा इसके पहले वाले आंसर में कि जो आपका इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, उसके जो एंड यूज होता है उस पर, राइट। तो सेम जो है आपका मशीन्स भी जो है उसके एंड यूज पर डिपेंडेंट है कि वो फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड आर ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड विच आर ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स, यू मस्ट स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। अब हमारे पास में कुछ ये एक्सपेंडिचर्स गिवन है, हमें इसमें से बताना है कि कौन से एक्सपेंडिचर्स, इनमें से कौन से एक्सपेंडिचर्स हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होंगे और कौन से हमारे फाइनल प्रोडक्ट पर किए गए, ठीक है, विद रीजन हमें शो करना है। तो देखो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है कि इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें हमें क्लासिफिकेशन करना है, उनमें हमें डिफरेंशिएट करना है इन तीनों को। बस डिफरेंस ये हुआ है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग बोल दिया कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये जो एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड किए गए ये एक्सपेंडिचर्स फाइनल प्रोडक्ट पे क्या है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे क्या है, ठीक है। घुमा फिरा कर जो क्वेश्चन है उसका आंसर वही पूछना चाह रहे हैं, या आई शुड से कि घुमा फिरा कर जो क्वेश्चन है उसका मतलब वही हुआ
कि इनमें से आपको बताना है कि ये फाइनल प्रोडक्ट होगा या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, परचेज ऑफ टिकट फॉर ट्रेन जर्नी बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। टिकट को परचेज किया है फॉर ट्रेन जर्नी बाय एन इंडिविजुअल, मैंने जाकर जो है टिकट परचेज की है, तो वो क्या होगा, मैंने उस टिकट को क्या और किसी को बेचा नहीं, राइट। तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट। परचेज ऑफ ईटेबल्स बाय अ फर्म, ईटेबल्स खरीदे फर्म ने, तो फर्म ने अगर खरीदा है तो इट मीन्स कि फर्म का काम है और प्रोसेसिंग करना, है ना, और उन चीजों में क्या करना है हमें, मतलब कि फर्म जब कोई भी चीज सामान फर्म खरीद रही है तो उसका जो सेंस निकलता है वो कहीं ना कहीं यही आ रहा है कि या तो वो फर्म जो है वो उसे रीसेल करेगी या फिर उसमें और फर्दर प्रोसेसिंग करेगी और उसे फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये जो सेकेंड वाला है, जो ईटेबल्स खरीदे गए बाय फर्म, ये किसका पार्ट होगा, ये पार्ट होगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का, ओके। परचेज ऑफ कार बाय एन एम्प्लॉयर फॉर ऑफिस यूज बाय हिज एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर जो थर्ड वाला पूछा गया वो क्या पूछा गया कि एक एम्प्लॉयर ने कार परचेज की है, किस यूज से, ऑफिस यूज के लिए, ताकि उसके जो एम्प्लॉइज हैं उनके काम वो आ सके। मतलब कि जो एम्प्लॉयर है उसने वो कार को किसके लिए परचेज किया, उसने वो कार को एम्प्लॉइज के लिए परचेज किया। एम्प्लॉइज के लिए भले ही परचेज किया है, लेकिन क्या वो उसमें उसको रीसेल कर रहा है, नहीं। क्या वो उसमें और फर्दर कोई प्रोसेसिंग कर रहा है, नहीं। तो ये क्या होगा, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। एक फाइनल यूज के लिए कार को परचेज किया गया ना, कि फाइनली इसको एज एन जो है एक व्हीकल को परचेज किया है ताकि वो किसी के काम आ सके, तो वो क्या है, वो है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो विद रीजंस हमें बताना है, तीनों स्टेटमेंट्स हमने देख ली, तीनों में मैंने आपको बता दिया कि फाइनल कौन सा है, इंटरमीडिएट कौन सा है, ओके। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आपको जो है प्रॉपर रीजन के साथ में उसे शो करना है, ठीक है। सो फाइनल प्रोडक्ट, इट इज अ फाइनल कंज्यूमर गुड एज इट इज परचेज्ड बाय द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है वो किसने खरीदा था, इंडिविजुअल ने खरीदा। जो टिकट थी वो इंडिविजुअल ने खरीदी, उसे ट्रेवल करना था इसलिए। तो जो आपकी टिकट थी वो एक फाइनल कंज्यूमर गुड हुई बिकॉज वो एक इंडिविजुअल ने खरीदी है टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, ओके। फिर जो सेकंड था कि फर्म ने ईटेबल्स खरीदे, वो क्या आया था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया था, राइट। सो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड एज इट विल बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। वो इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि उसमें क्या होगा, अभी और फर्दर प्रोडक्शन होगा, ठीक है। फिर आया थर्ड वाला, दैट इज फाइनल गुड, जो परचेज ऑफ कार थी वो, ठीक है। इट इज अ फाइनल प्रोड्यूसर गुड दैट इज कैपिटल गुड एज इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द एम्प्लॉइज व्हिच इन अ वे हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। अब वो उसको आप प्रोड्यूसर लो, कंज्यूमर लो, वो एक आपको क्या दे रहा है, एक फाइनल गुड दे रहा है, उस गुड से फर्दर जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा रही है, ओके। सो आई होप कि ये जो तीनों है ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, जो हमारी तीनों स्टेटमेंट्स थी कि क्या फाइनल होने वाला है और क्या इंटरमीडिएट होने वाला है, ओके। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब दो काइंड ऑफ गुड्स हमें पता है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हमें जो है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का जो मीनिंग है वो समझाना है, ठीक है, कि क्या होते हैं कंजम्पशन गुड्स एंड क्या होते हैं कैपिटल गुड्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स कंजम्पशन गुड्स, क्या कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स जो कि हमारे वांट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक कंज्यूमर के जो वांट्स है वो सेटिस्फाई करने वाले जो गुड्स हैं वो होते हैं कंजम्पशन गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स है जो कि एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स, ठीक है। जो एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में यूज करता है वो होते हैं आपके कैपिटल गुड्स, ओके। सो पहले आए कंजम्पशन गुड्स। सो कंजम्पशन गुड्स रिफर टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन पर्पस, ठीक है। जो कंजम्पशन गुड्स हैं वो क्या है, वो उन गुड्स को हम बोलते हैं जो कि एक कंज्यूमर यूज करता है फॉर हिज कंजम्पशन, ठीक है। उसका जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो एक कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम कर रहा है वो होते हैं कंजम्पशन गुड्स, ठीक है।
दे सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, ठीक है। ये गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर की नीड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। वो सारे गुड्स जो कि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, वो है हमारे कंजम्पशन गुड्स। स्टार्ट कर लो आप एक छोटी सी निडल से और बड़े से एक इलेक्ट्रॉनिक तक चले जाओ, ये सारे जो है ये कंजम्पशन गुड्स ही होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल एक्सेट्रा, okay, consumption goods can further be sub classified as, जो consumption goods हैं उन्हें हम further sub classify कर सकते हैं किस फॉर्म में, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो जिनकी लाइफ टाइम जो होती है, जो लाइफ हम बोले कि लॉन्ग, जो लाइफ ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग होती है, ओके, एटलीस्ट वो 1 साल से ज्यादा तो उनकी लाइफ होती ही होती है। एंड इवन नॉट 1 साल, वो अगर हम देखें तो 5 to 10 ईयर्स से 10 ईयर्स की हम लोग देखेंगे कि उनकी लाइफ है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लो, जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओके, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, कार, बाइक, ये सब जो है ये ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये बहुत जल्दी रिप्लेनिश नहीं होते ना, इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, इनकी जो लाइफ होती है, ठीक है। फिर जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ना तो पूरे ड्यूरेबल है और ना ही पूरे नॉन ड्यूरेबल है। देखो नॉन ड्यूरेबल क्या हो गए, जो कि बिल्कुल ऐसे खराब हो जाएंगे, ओके, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनकी बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, इनकी जो लाइफ ड्यूरेशन होती है, जो लाइफ टाइम होता है वो कुछ शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, सॉरी नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ओके। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स एकदम जल्दी खराब होने वाले, ड्यूरेबल गुड्स लंबे टाइम तक चलने वाले। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होगा, इन दोनों के मिडल में कहीं पर लाई करने वाले, जिनकी बहुत ज्यादा एक्सेस लाइफ भी नहीं और बहुत ज्यादा शॉर्ट लाइफ भी नहीं, जैसे कि क्लोथ्स, ओके, एक्सेसरीज हो गई, फुटवेयर्स हो गए, वॉचेस हो गई, ये सब क्या है, ये सेमी ड्यूरेबल है, ये बहुत ज्यादा 5-10 साल भी नहीं चलते और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल आज हमने खरीदे और 2-4 दिन में खराब हो जाएंगे, ऐसा केस भी नहीं होता है, ठीक है। और फिर आती है सर्विसेज। सर्विसेज क्या है, इनविजिबल जो होती है, ठीक है, जैसे कि बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ओके, एजुकेशन, हॉस्पिटल सर्विस, ये सब कुछ जो है ये आपकी आती है किसमें, सर्विसेज में। तो ये जो हमारे कंजम्पशन गुड्स होते हैं उन्हें हम ब्रॉडली इन 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ इतने टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे कंजम्पशन गुड्स होते हैं, ओके। आई होप सो कि कंजम्पशन गुड्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर आते हैं कैपिटल गुड्स। तो अब कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो कि एक प्रोड्यूसर यूज करता है फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, ठीक है। So capital goods are referred to those final goods which are used in producing more goods and services, for example machines, equipments, etc. ठीक है, जो कैपिटल गुड्स वो हैं वो क्या है, वो उन गुड्स को हम बोलते हैं जो कि और प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो एक कंज्यूमर उन्हें कंज्यूम नहीं करता है, कैपिटल गुड्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, प्रोड्यूसर, ठीक है। बिकॉज कैपिटल गुड्स का जो मतलब है वही क्या है कि ये वो गुड्स हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ओके। तो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करना, इट मींस कि एक कंज्यूमर तो प्रोडक्शन कर नहीं रहा है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स उन्हें यूज करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। Capital goods are used in future for further production and have a long life expectancy, ठीक है। ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, और उनकी जो लाइफ होती है वो काफी लॉन्ग होती है, ठीक है। दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर फाइनल गुड्स, ओके। जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनकी डिमांड कैसी होती है, डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड मतलब कि क्या है कि किसी और गुड की डिमांड की वजह से उनकी डिमांड हुई। जैसे कि हमने डिमांड की है कि हमें जो है बिस्किट्स चाहिए, ठीक है, हमें बिस्किट चाहिए, मतलब कि सारे कंज्यूमर्स ने बोला कि हमें बिस्किट चाहिए। तो बिस्किट को बनाने के लिए जिस भी पर्टिकुलर मशीन की जरूरत होगी उसकी डिमांड हुई,
राइट, बिकॉज हमने जब बिस्किट की डिमांड की तो उसे बनाने वाले सामानों की भी डिमांड हुई, उसमें वो मशीन भी आई। ओके, तो इसलिए जो है हम क्या बोलते हैं कि जो कैपिटल गुड्स है उनकी डिराइव डिमांड्स है। अगर जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड नहीं करेंगे तो एक प्रोड्यूसर उतना प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर को कैपिटल गुड्स की जरूरत भी नहीं होगी। ये तो जब प्रोडक्शन होगा तभी जरूरत होगी ना, तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो उन्हें जरूरत नहीं होगी। और अल्टीमेटली क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि जो कैपिटल गुड्स है उनकी होती है डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, क्या होती है उनकी डिराइव्ड डिमांड होती है। ठीक है, they do not lose their identity in the production process, they need repair and replacement over a certain period of time। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैपिटल गुड्स को आपने एक बार यूज कर लिया तो वो खत्म हो गए, नहीं, उन्हें जो है प्रॉपर रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। उसके अलावा जो कैपिटल गुड्स जो होते हैं उनकी काफी लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है और वो काफी लंबे चलते भी हैं। ओके, सो आई होप कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स हमें डिस्कस, उनका जो मतलब है वो हमें डिस्कस करने के लिए बोला गया था, और ये हम लोगों ने समझ लिया है कि क्या होता है कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, आई होप सो कि ये जो मतलब है इन दोनों का ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Distinguish between consumer goods and capital goods. Which of these are final goods? ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने सेपरेटली दोनों का मतलब समझा, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का डिफरेंस बताना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है और इन दोनों में से फाइनल गुड्स कौन से हैं ये भी हमें बताना है। ओके, तो चलिए इसका जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये हुए हमारे कंज्यूमर गुड्स, ये कंज्यूमर्स नहीं होगा, ये कंज्यूमर गुड्स होंगे। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, और वो क्या लिए हमने, कुछ बेसिस पॉइंट लिए। सो ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स को जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। राइट, हमने कोई भी गुड खरीदा और उसको खरीद के उसको कंज्यूम करके हमारा जो वांट है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, सो दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ओके, और कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो भी ह्यूमन वांट्स को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में कैसे कर रहे हैं, देखो हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, हमने जाकर उसे खरीद लिया। ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ कैपिटल गुड्स का भी तो यूज हुआ होगा, कुछ मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड सबका यूसेज हुआ, तो वो सब जो है वो इनडायरेक्टली हमारी डिमांड जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे कि कैपिटल गुड्स की वजह से भी जो हमारे वांट्स है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली कर रहे हैं। वो डायरेक्ट ऐसे सामने आके नहीं बोल रहे कि हमारी वजह से आपका वांट सेटिस्फाई हो, नहीं, वो इनडायरेक्टली, वो मतलब कि क्या कर रहे हैं, पीछे से खेल रहे हैं। ठीक है, जो है हमारा बैक ऑफिस में वर्क करने वाले हैं। ठीक है, सो दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। ठीक, फिर आता है प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्या कंज्यूमर गुड्स के पास में कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, नहीं होती है। राइट, तो जो आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एंड जो कैपिटल गुड्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनका तो काम ही है फर्दर प्रोडक्शन करना, तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो इन्वॉल्व हैं फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड लाइफ, मोस्ट ऑफ देम हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पेन एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, जो हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें हमने देखा कि ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं एंड सर्विसेज होते हैं। इसमें से जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उन्हीं की जो है एक हाई लाइफ या लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। बाकी जो हमारे बाकी के होते हैं जो गुड्स, उनकी ज्यादा लॉन्ग लाइफ स्पेन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो हमने क्या बताया एक्सपेक्टेड लाइफ में कि मोस्ट ऑफ देम हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, और कैपिटल गुड्स की हम बात करें सो दे हैव अ लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, कैपिटल गुड्स, सारे जो कैपिटल गुड्स होते हैं, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इनकी तो लॉन्ग लाइफ ही होती है। ठीक है, सो इनकी क्या है, दे हैव अ लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, फिर डिमांड इन मार्केट, जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी
डायरेक्ट डिमांड है, राइट। हम लोग डायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं कि हमें XYZ प्रोडक्ट चाहिए, हमने डायरेक्टली बोला, ओके। लेकिन जो कैपिटल गुड्स है इनकी क्या होती है, डिराइव डिमांड होती है। डिराइव डिमांड क्यों होती है, हम नहीं बोल रहे कि हमें XYZ जो कैपिटल गुड है वो चाहिए, ठीक है। हमने तो बोला है कि हमें ये पर्टिकुलर कंज्यूमर गुड चाहिए, तो उसको बनाने के लिए जो भी कैपिटल गुड की जरूरत होगी वो क्या होगी, वो उसकी डिराइव डिमांड होगी, कि किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड करने की वजह से कैपिटल गुड्स की डिमांड हुई है, ओके। सो आई होप कि ये जो हमारे डिफरेंसेस हैं ये वाले इतने, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है, ओके। फिर कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स जो है वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, और जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स नहीं होता है। तो आप अगर लिख रहे हो कि कैपिटल गुड्स के बारे में उनका अगर फाइनल गुड्स का बता रहे हो तो आपको क्या लिखना है कि कैपिटल गुड्स आर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ओके। सो आई होप कि ये जो पूरा हमारा क्वेश्चन था कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच का डिफरेंस, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। फिर चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज मेंट बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ब्रीफली डिस्कस इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या समझ में आता है आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें दो चीजें पता है, एक होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। ये फ्रॉम एंड टू पता है, वो सारी फैक्टर इनकम जो कि अब्रॉड से हमारी कंट्री में आ रही है वो क्या हो जाती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और हमारी कंट्री से वो सारी इनकम या वो सारा मनी जो कि अब्रॉड जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, वो क्या होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। अब हमें ये भी बताना है कि इसके जो वेरियस कंपोनेंट्स है उन्हें हमें ब्रीफली डिस्कस करना है, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, वो कंपोनेंट्स आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। अब कैसे आप आंसर लिखने वाले हो, सो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जितना हम रिसीव कर रहे हैं जितना हम पे कर रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक। NFIA इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। Factor income from abroad is the income earned by the normal residents of the country from the rest of the world in the form of wages and salaries, rent, interest, dividend and retained earnings. Okay? देखो जो हमारे रेसिडेंट्स को बाहर की कंट्री से मिल रही है इनकम इन दी फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स अगर कोई कर रहा है तो वो फैक्टर इनकम होती है, ठीक है। इसमें ट्रांसफर इनकम मत लेना बिकॉज नाम ही बोल दिया उसका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। नाउ एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर में पूछा जाए तो ये सब कुछ एक्सप्लेन मत करना। ये जो दोनों पैराग्राफ है ना ये आपको नहीं लिखने हैं, ये शॉर्ट आंसर का है तो ठीक है। मैंने तो एक्स्ट्रा में लिख दिया है ताकि अगर ये लॉन्ग आंसर में आ जाए तो भी आप इसे आंसर कर सको, लेकिन वहां पर आपको इतना माइंड चलाना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको कब यूज करना है और मतलब कि कौन सा आंसर आपको कितना एक्सटेंड करना है और कितना नहीं करना है, ओके। तो ये तो हो गया, हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्सप्लेन किया और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज दी फैक्टर इनकम पेड टू दी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन दी इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। कोई नॉन रेसिडेंट ने हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, हम उसे पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक। आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नाउ इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। ये जो नेट है स्टूडेंट्स ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जितना हम पे कर रहे हैं और जितना हमें मिल रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। मतलब कि जितना आया फ्रॉम अब्रॉड और उसमें से माइनस कर दो टू अब्रॉड, ठीक है। सो ये नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज इज व्हाट, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या है कि हमारे किसी रेसिडेंट की कोई भी प्रॉपर्टी जो है
या एंटरप्राइज जो है वो दूसरी कंट्री में सिचुएटेड है, वहां से जो उसे इनकम अर्न हो रही है, ठीक है। मान लो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसने रेंट पे दी, तो वो जो रेंट आ रहा है वो क्या है, वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है। अब वैसे ही सेम किसी नॉन रेसिडेंट की हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको अगर उन्होंने रेंट पे दिया है या मान लो सेल किया है, तो मनी हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, तो वो क्या होगा कि ये हमने पे किया, उन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। ये भी आपको क्या लेना है, फ्रॉम -2 करना है, ओके। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसके, NFIA के, ठीक। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, कैन मिल्क बी एन इंटरमीडिएट गुड, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स बहुत बार अभी तक मतलब कि इसी पर्टिकुलर वीडियो में हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है कि फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो समझ लिया, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से पता है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट वे में या सिर्फ इसको रीड भी करूंगी तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज अगर मैं सेम चीज बार बार रिपीट करूंगी तो आप बोलोगे कि मैडम बार बार एक ही चीज को क्यों रिपीट कर रहे हो आप, हम लोग समझ चुके हैं, राइट। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके हो और मुझे जरूरत नहीं है फिर से इसे समझाने की, ठीक है। So goods purchased by a production unit from other production units for resale or for using them completely during the same year are an intermediate goods. Goods purchased for consumption and investment are final goods. ठीक है, देखो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में जो है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया कि फाइनल गुड्स तो वो गुड्स हैं जो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किए गए, और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो कि फर्दर रीसेल के लिए या फिर एक ईयर में ही पूरा यूज करने के लिए खरीदे गए हैं बाय अ फर्म, ठीक। नाउ क्या है, हमसे क्या पूछा गया, कैन मिल्क बी एन इंटरमीडिएट गुड, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्या मिल्क इंटरमीडिएट गुड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक डेयरी शॉप वाले ने मिल्क को खरीदा है फॉर विद किस पर्पज से, रीसेल करने की पर्पज से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, रीसेलिंग हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या एग्जाम्पल या क्या रीजन है वो हम देखते हैं। सो मिल्क परचेज्ड बाय अ रेस्टोरेंट इज एन इंटरमीडिएट गुड बिकॉज इट इज परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, ठीक है। जो एक रेस्टोरेंट ने मिल्क परचेज किया है किस पर्पज से, रीसेलिंग पर्पज से, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। आई होप सो कि ये जो क्वेश्चन था ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, और जो मिल्क है क्या वो इंटरमीडिएट गुड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ओके। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। स्टूडेंट्स ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसे वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आंसर मैंने जरूर आप लोगों के लिए इसका भी किया है, आप लोग जल्दी से उस आंसर को देख लीजिए और हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है। अब जो है मैं इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में नहीं इन्वॉल्व होने वाली हूँ, बिकॉज ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले हमने ए का आंसर किया, दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का, ठीक है। फाइनल गुड्स जो बेसिस लिया वो क्या लिया, मीनिंग लिया। फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, क्लियर है ये चीज हमें। इंटरमीडिएट गुड्स ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, ठीक है। फिर आता है नेचर कि ये जो है कौन सी इनकम में इंक्लूड हो रहा है, तो फाइनल गुड्स जो है वो इंक्लूड होते हैं बोथ इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, ओके। वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स में क्या फर्दर वैल्यू एडिशन होती है? नहीं, फाइनल गुड्स में पूरी जो वैल्यू जितनी भी ऐड होनी होती है हो चुकी होती है, अब वो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारे सामने। एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, और फर्दर वैल्यू एडिशन होती है उसमें, ठीक है। सो दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, दैट इज नो वैल्यू हैज टू बी एडेड, ठीक है।
और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, दैट इज सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फिर प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें तो जो फाइनल गुड्स हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ चुके होते हैं और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं, ठीक है। सो दे हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, कार परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट एंड मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल, कोल यूज्ड इन द फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स कि आपको फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स में कोई भी डिफरेंस होगा। ये जो क्वेश्चन है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको वापस रिपीट नहीं किया, ठीक है, मतलब वापस एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक। तो ए जो आंसर था वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब आता है हमारा बी वाला, दैट इज जो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का डिफरेंस है। अभी कुछ एक दो क्वेश्चन पहले ही हमने इनका डिफरेंस भी पढ़ा था, ठीक है। ह्यूमन वांट्स, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं और कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो और इन्वॉल्व नहीं है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, बट कैपिटल गुड्स आर इन्वॉल्व इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइफ, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनमें हमें शॉर्ट लाइफ ज्यादा दिखती है एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स, और जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ठीक है। फिर डिमांड इन मार्केट की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स की डायरेक्ट डिमांड है और कैपिटल गुड्स की डिराइव डिमांड होती है, ठीक है। सो आई होप कि कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच का जो डिफरेंस है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट आर कैपिटल गुड्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स। देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ लिया, राइट। कि पहले आपको क्या बताना भाई कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये बताओ, और फिर कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स से डिफरेंट कैसे हैं, जो कि हम अब भी पढ़ के आए, ठीक है। मतलब कि इन दोनों के बीच का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। सेम क्वेश्चन, बस जो फ्रेमिंग का मेथड है वो डिफरेंट हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो भी हम स्पीड में देख लेते हैं कि क्या है। सो कैपिटल गुड्स आर फिजिकल एसेट्स दैट अ कंपनी यूजेस इन द प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर विल लेटर यूज, ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स वो फिजिकल एसेट्स हैं जो कि एक कंपनी यूज करती है ताकि उन्हें जो वो गुड्स हैं, मतलब कि जो कैपिटल एसेट्स हैं, जो कैपिटल गुड्स हैं, उनको और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें हेल्प करे, ठीक है। मतलब कि जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें ये कैपिटल गुड्स हेल्प करे और जो कंज्यूमर्स को गुड्स चाहिए वो बना सके, ठीक है। Capital goods include fixed assets such as buildings, machinery, equipments, vehicles and tools, ठीक है। जो कैपिटल गुड्स है उसमें हमें क्या मिलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स मिलते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फॉर the service sector including hair clippers used by hair stylists and coffee machines for coffee shops, ठीक है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी जो कैपिटल गुड्स हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो कैपिटल गुड्स है वो गुड्स एंड सर्विस, जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर सर्विस है उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक। आई होप कि कैपिटल गुड्स का मतलब आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गई हूँ, रीज़न आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों ने अभी तक 3-4 क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड कर लिए हैं, ठीक है। सो अब जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें बताना है तो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच का डिफरेंस वही सेम जो अभी हम जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देख कर आए, ठीक है। तो आप लोग बस एक बार इस पर जो है नजर डाल लीजिए, बिकॉज जो पूरे हमने लिया है जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो एज इट इज सेम ही है, ठीक है। देखो सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स लिया तो कंजप्शन गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं वो और उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती है, कैपिटल गुड्स में होती है। एक्सपेक्टेड लाइफ, इनकी लाइफ टाइम कम होती है एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स, और कैपिटल गुड्स की लाइफ टाइम ज्यादा होती है, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे, इवन जो पूरा चैप्टर है वही इजी है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी क्या होंगे, इजी ही होंगे। सो आई होप कि आपको जो सारे क्वेश्चंस है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ जो एक और चीज सीखनी है वो ये है
कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियो कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, आपको गूगल ओपन करना है और आपको सर्च करना है magnetbrains.com। ठीक है, ये सर्च करना तो कुछ आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसे स्क्रॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 12th से लेकर क्लास 1st तक के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जिस भी क्लास के वीडियो आपको देखना है आप उस क्लास पर क्लिक करें। जैसे कि एट प्रेजेंट हमारे सामने क्लास 12th ओपन है, तो क्लास 12th का हम देखें तो इसमें जितनी प्लेलिस्ट है वो सारी आपको विजिबल है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स की कैसे फाइंड आउट करना है मैं वो बता दूं आपको। क्लास 12th इकोनॉमिक्स हमें दिख रहा है, ये वॉच नाउ का सेक्शन है। इस वॉच नाउ पर हमें क्लिक करना है और ये जो हमारे कुछ ये ओपन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के जो सारे चैप्टर है वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेंगे। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स और फिर उसके बाद में जो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसे स्क्रॉल करना, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, उसका ओवरव्यू पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे। इस चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से जो पूरे हमारे ऑप्शंस हैं, जो उसके अंदर के जो टॉपिक्स है वो ओपन हो जाएंगे और इसमें आप देख सकते हो इस ओवरव्यू को क्लिक करें। ठीक है, इस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हो नेक्स्ट वीडियो का, राइट। इफ आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है, इसके नेक्स्ट वाला देखना है तो इधर क्लिक कर दे। इफ नेक्स्ट नहीं देखना है तो यहाँ से कैंसिल कर दे और यहाँ से कैंसिल करने से क्या होगा, जो वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, जैसे अभी इकोनॉमिक्स के फाइंड आउट किए वैसे ही आप किसी भी क्लास के किसी भी वीडियो के किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो कि ये जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आपको एक और चीज करनी है, वो ये है कि इन वीडियोस को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। एंड ऑल्सो जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के पास में टाइमली नोटिफिकेशंस जाते रहे और आप कोई भी टॉपिक को मिस ना करें। आई होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी एंड ऑल्सो जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक भी करें। सो आई होप कि ये सब कुछ क्लियर है एंड जो हमारा टॉपिक था, जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो भी अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू।